हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 6 जुलाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रंट पेज पर एडवर्टाइजमेंट है, सेकंड पेज भी एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर दिल्ली अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ला रही है, तो उसके लिए उसने सजेशन मांगे हैं पब्लिक से। ओके, दिस वन इज पॉलिटिकल न्यूज। यहाँ पे अभी देखना है कि ये पार्टी किसके हाथ में जाती है, इलेक्शन कमीशन ये सिंबल किसको अलॉट करता है। ओके, तो ये सब जो हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ना, उसमें हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ये सब किस बेसिस पे डिसाइड करता है। स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, सिंबल एंड ऑल। ओके, फिर यहाँ पर है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है डेटा प्रोटेक्शन बिल को। अब ये पार्लियामेंट में जाएगा, वहां से एक्ट बन के पास होगा। तो आई होप कि अब तक आपको एटलीस्ट इतना तो पता हो कि पहले पार्लियामेंट में क्या होता है। पहले बिल जाता है, ठीक है, हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, जैसे ये पार्लियामेंट हाउस है हमारे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, और फिर जब ये यहाँ से पास हो जाएगा तब ये बन जाता है एक्ट। ठीक है, तो जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो, यानी कि वो पहले ऐसा बिल प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, फिर वहां पे डिबेट एंड डिस्कशन के बाद वो पास होता है, फिर जब प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे देते हैं, तब वो बन जाता है एक्ट। ओके, चलिए, वो तो जब अभी तो बिल के स्टेज में, जब वो एक्ट बन जाएगा तब हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पर कोई थिंक टैंक था जिसका नाम है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। इस पे गवर्नमेंट ने कहा है कि आप वो काम नहीं कर रहे हो जो आपका है, यानी कि रिसर्च करना, एनालिसिस करना, बल्कि आप लोग लिटिगेशन फाइल कर रहे हो हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट। ठीक है, आप लिटिगेशन फाइल कर रहे हो कोर्ट में, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे डिले होता है उस वजह से। ओके, तो जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, इन्वॉल्वमेंट इन दी हसदेव मूवमेंट अगेंस्ट कोल माइनिंग इन छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट एंड रिसिप्ट टू द ट्यून ऑफ 10 करोड़। तो ये लोग जो फॉरेन फंडिंग मिलती है ना इनको, कि जब इस तरह के कई एनजीओ होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनको फॉरेन से फंडिंग अलाउ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि आप ये फॉरेन फंडिंग लेते हैं और हमारे इंडिया के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिरेल करते हो, उनको डिले करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो उसको लेके इसने कुछ ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जिसमें फॉरेन फंडिंग अलाउ है, उस पर कुछ टैक्स एग्जेम्पशन हुआ करते थे, तो सरकार ने ये एग्जेम्पशन अब खत्म कर दिए। तो आप जो भी फंडिंग लेंगे आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं थी, बस मैंने आपको बता दिया है कि कैसे गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो एनजीओज वगैरह हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स वगैरह के नाम पर, ट्राइबल राइट्स के नाम पर डेवलपमेंट को ड्रेल कर रहे हैं हमारे देश में। ठीक है, बस ये क्रक्स था उसका पूरा। उसके बाद यहाँ पर ई बसेस लॉन्च की गई हैं दिल्ली में 100। तो उसमें ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लगभग 3 में से हर एक बस में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, स्पेशली इशू विद देयर बैटरी एंड एक्सेलरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो पुश कर रहे हैं ई व्हीकल, वो ठीक है, लेकिन उसमें आप ये मत, जल्दबाजी में ये मत कीजिए कि आप उनकी सेफ्टी से ही कॉम्प्रोमाइज़ करने लगें। ठीक है, उनकी सेफ्टी, उनकी रिलायबिलिटी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का पैसा आज दे दिया और कल ये चीज़ें सब भंगार बन गई और सड़ रही हैं फिर। ठीक है, तो आपको पब्लिक का पैसा भी सही तरीके से यूज़ करना है। तो आप अगर ई व्हीकल के लिए पुश भी कर रहे हैं, तो भी कम से कम मेक श्योर कि सेफ्टी और रिलायबिलिटी इंश्योर कर सकें आप पहले। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले तो काफ़ी न्यूज़ भी आ रही थी कि चलते चलते स्कूटर्स में आग लग गई थी, कोई पार्किंग में खड़ी है, उसमें बैटरी में कुछ फॉल्ट हुआ, आग लग गई। ओके, तो हमें सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है ई व्हीकल प्रमोट करने के लिए। चलिए, यहाँ पे हम चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने वाले हैं, तो उसको लेके न्यूज़ है। तो इस बार जो चंद्रयान मिशन लॉन्च हो रहा है उसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। ठीक है, पिछला वाला जो था ना चंद्रयान 2, उसमें ऑर्बिटर था, लैंडर था एंड रोवर था। इस वाले में ऑर्बिटर नहीं होगा, क्योंकि हमारा पिछली बार ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल था, ये लैंडर और रोवर में प्रॉब्लम हो गई थी चंद्रयान 2 में। तो अब 3 जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें सिर्फ ये 2 चीज़ें होंगी, ऑर्बिटर नहीं होगा, ऑर्बिटर का काम वो कर चुका है पहले वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज़ रह गई यार, रुक जाओ। ये मुंबई इज ताइवान नेक्स्ट स्टॉप। अब मैंने आपको बताया था कि ताइवान सेमीकंडक्टर और इस टाइप की चीज़ों में बहुत आगे है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है कि एक टर्म हमें देखने को मिलता है न्यूज़ में, चाइना+1 स्ट्रेटेजी। देखिए, अभी भी वर्ल्ड की सभी बड़ी कंपनीज के लिए चाइना ही मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग वहीं करना चाहते हैं। क्यों, मैंने आपको बताया था, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अश्योर्ड वाटर सप्लाई, ठीक है, और स्किल्ड मैन पावर, इवन हाई स्किल्ड, ये फैब्रिकेशन चिप और सेमीकंडक्टर वगैरह में। तो उनका अभी भी मेन मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना ही रखना चाहते हैं।
तो वो चाहते हैं कि चाइना के साथ जैसे कोविड टाइम में प्रॉब्लम हुई थी, तो चाइना के साथ क्या है और यूएसए और इनमें ना तनातनी चलती रहती है, तो वो एक दूसरे के प्रोडक्ट पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाते रहते हैं। इसलिए वर्ल्ड की जो बड़ी कंपनीज चाहती है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, यानी चाइना के अलावा भी एक और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप कर सकें। तो इवन ताइवान भी इंडिया की तरफ देख रहा है और दूसरी कंट्रीज भी। तो उसमें मुंबई सबसे इम्पोर्टेंट होता है इन लोगों के लिए, और दूसरा चेन्नई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन जगहों पे ये देखिए दिल्ली एंड चेन्नई। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था फॉक्सकॉन का। वो मुंबई में प्रोजेक्ट लगाना चाहते थे, बट कुछ गवर्नमेंट रीजंस की वजह से उन्हें गुजरात जाना पड़ा। ऑलराइट, तो ये टर्म याद रखिए, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। कल को अगर आपको ये टर्म डायरेक्ट पूछा जाए ना एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कोई मिलिट्री या सिक्योरिटी से रिलेटेड है। नहीं, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। हम्म यहाँ पे आपको तीन टर्म मिलते हैं। अच्छा, पहले तो आप एनजीटी के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, खुद से कौन से ईयर में बना, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका अपना एनजीटी एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट, उसके अंडर में बना है, ठीक है। कितने दिन में इनको अपनी डिसीजन देना होता है, फिर कितने दिन में आप इस पर अपील लगा सकते हैं, ये सब आप एनजीटी के बारे में डिटेल में अपने स्टैटिक नोट से पढ़ लेना। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ पीएच सीओडी एंड बीओडी। ये ऐसे टर्म्स है जो आप एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको रफली बता देता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप बुक उठा के देख ही लेंगे, ठीक है। अगर ये हमारा पीएच स्केल है, तो न्यूट्रल वैल्यू क्या होती है 7। आई होप ये सब तो बेसिक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर हम 7 से आगे की तरफ जाते हैं तो बनता है बेसिक, और अगर पीछे की तरफ जाते हैं 7 से कम तो एसिडिक, ठीक है। अब यूपीएससी क्या किया है कि कुछ सिविल सर्विस नहीं, मगर यूपीएससी के ही कुछ एग्जाम में उन्होंने कुछ चीज़ों के नाम देकर ही उनके पीएच वैल्यू के हिसाब से अरेंज करने को दे दिया था कि नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए इनके पीएच के हिसाब से। तो कुछ बेसिक जो आपको पता होना चाहिए, जो आप घर में यूज़ करते हैं, लाइक जैसे 6 होती है आपकी मिल्क की, इवन आपका जो सलाइवा है उसकी भी 6 ही होती है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है जो आप घर में यूज़ करते हैं, जैसे लेमन, ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू 2 होती है। हमारी जो एसिड बैटरीज हैं इनकी होती है 0, ठीक है। बेसिक की तरफ देखिए तो सबसे कॉमन है, अरे यार, सबसे कॉमन है सी वाटर, ठीक है। आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा, उसमें थोड़ा सा भारी फील होता है, मतलब इतना आसानी से आप डूबते नहीं हो, ठीक है। सी वाटर इसका होता है 8। उसके अलावा हमारे घर में एक और बेकिंग सोडा यूज़ होता है, इसका होता है 9.5। ये कुछ ऐसे बेसिक हमारे डेली यूज़ के आइटम्स हैं जिनकी आपको पीएच वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके अलावा क्या बीओडी एंड सीओडी। ये बीओडी होता है कि सब पानी के अंदर जो भी एल्गी हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं जो मैटर है उसको डिकम्पोज करने में, ठीक है। और ये सब होता है एरोबिक प्रोसेस है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है ना, तो एरोबिक। उसके बाद सीओडी, सीओडी भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बस इसमें ये देखना होता है कि ये जो हमारा केमिकल केमिकल ऑक्सीडेशन होता है इसमें, ठीक है। बस इतना ही फर्क है दोनों में, बाकी सब सेम है। बाकी ये सब जब कभी एनवायरनमेंट के लेक्चर करेंगे ना तब डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी से आपको रफ आइडिया देते चल रहा हूँ ताकि आप न्यूज़पेपर समझ सकें, नहीं तो सब ऊपर से निकल जाए और फिर आपको लगे कि न्यूज़पेपर कैसे यूज़ करें। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये वही मेजोरिटेरियनिज्म, मतलब वही है, सब यूसीसी को लेके बवाल चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है, इस तरह की चीज़ें एग्जाम में आ जाती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, कफल। ये जो उत्तराखंड के सीएम है ना, ये लेके आए थे प्रधानमंत्री मोदी के लिए, तो उन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया है। ये होता क्या है, एक तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, ठीक है। एंड कफल इज वन सच फ्रूट whose medicinal properties are also mentioned in ancient Ayurvedic text, राइट। तो अगर सिर्फ वर्ड पूछा जाए है क्या, तो ये एक तरह का फ्रूट होता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोलेजियम सिस्टम। अब कौन से 2 हाई कोर्ट जज बनाए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लक्ष्मीकांत में से कोलेजियम सिस्टम पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। तीनों जज केस पढ़ने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए मैं आपको रफली बता देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट केस में क्या हुआ था कि टर्म है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको कंसल्ट करना चाहिए प्रेसिडेंट। देखिए आप इनको फाइनली अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है,
लेकिन उसमें एक टर्म लिखा हुआ है कि आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो फर्स्ट जज केस जो हुआ था उसमें कहा गया था कि सीजीआई अपना ओपिनियन दे सकता है, ठीक है, बट प्रेसिडेंट यानी कि एक तरफ से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक, वो तो वही करेगा जो काउंसिल कहता है, क्योंकि उन्हीं की एडवाइस पे काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा है। तो अगर ये प्रेसिडेंट चाहे तो ये रिफ्यूज कर सकता है कि आपने जिस आदमी को जज के लिए रेकमेंड किया है हम उसको नहीं बनाना चाहते, ठीक है। ये फर्स्ट जज केस था। सेकंड में क्या था, इन्होंने कहा कि ये जो वर्ड कंसल्टेशन है ना, ये इसी को लेके सारा रायता फैला था, कंसल्टेशन। पहले में कह दिया कि कंसल्टेशन का मतलब है सिर्फ मेयर एक्सचेंज ऑफ व्यूज, ठीक है। लेकिन सेकंड में कहा नहीं नहीं, कंसल्टेशन का मतलब है कॉन्फ्रेंस, यानी कि चीफ जस्टिस ने जो कहा है वही आपको मानना होगा, उसी आदमी को आपको जज नियुक्त करना होगा, प्रेसिडेंट को। फिर उसके बाद कहा कि चलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नहीं, उनके साथ आप दो सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के, इनकी भी एडवाइस। तो ये तीनों मिलके जिसको रेकमेंड करेंगे ना उसको प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ पर कंसल्टेशन का मतलब हो गया कॉन्करेंस, इन्होंने जो कह दिया वो करना है, रिफ्यूज नहीं कर सकते। फिर विवाद हुआ, फिर थर्ड जज केस आता है। उसमें क्या कहा इन्होंने कि नहीं नहीं, आपको माननी तो पड़ेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, बस हम थोड़ा सा इसका डोमेन बढ़ा देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जज की एडवाइस पे सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट हो जाएंगे। और अगर हाई कोर्ट जज की अपॉइंटमेंट ट्रांसफर की बात है तो चीफ जस्टिस प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। थर्ड जज केस में कहा सीजेआई प्लस 4 जज ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट, इनकी एडवाइस पे सुप्रीम कोर्ट के, ये है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। और अगर हाई कोर्ट के जज की बात है तो चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ये है हाई कोर्ट के लिए। क्लियर हो गए तीनों तीनों केस, शॉर्ट में बता दिए मैंने, लक्ष्मीकांत में दिए, पढ़ लेना। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कंसल्टेशन वर्ड को इंटरप्रेट कैसे करना है वो इन तीनों केसेस में डिसाइड हुआ। पहले में कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कहे उसको रिफ्यूज कर सकता है प्रेसिडेंट। सेकंड में कहा नहीं नहीं, यहाँ पे कंसल्टेशन का मतलब है कॉन्फ्रेंस, एग्री करना पड़ेगा आपको, लेकिन चीफ जस्टिस अकेले नहीं, उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो एडवाइस देंगे वो। फिर थर्ड जज केस में कहा कि चलिए 2 नहीं, आप 4 सीनियर मोस्ट जज ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट के लिए, और हाई कोर्ट के जज के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये तीनों केस की बात हो गई। और डिटेल में पढ़ना है तो अपनी लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना। फिर ये सब फालतू की न्यूज है, बट ये बहुत शर्मनाक चीज है कि कोई एक आदमी था, परवेश शुक्ला, ऐसे ही कुछ नाम था, यस, प्रवेश शुक्ला। ये इसने एक आदिवासी लड़के के ऊपर टॉयलेट किया, मतलब बहुत शर्मनाक बात है। तो सुबह तो सीएम ने कहा है कि इस पर हम एनएसए लगाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन, ये जो टर्म दिख रहा है ग्रीन हाइड्रोजन, इसको ना बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल ऑफ द वर्ल्ड। बहुत तरह की होती हैं, जैसे ग्रीन हो गई, ठीक है, ग्रे हो गई, ब्लू हो गई, ब्लैक हो गई, बहुत सारी हैं, ठीक है। कभी इस पे सेपरेट लेक्चर बनाएंगे तब बात करेंगे। बाकी अगर आपके नोट्स हैं, आप पहले आप सीनियर एस्पिरेंट हैं तो आप जानते होंगे, तो आप वो खुद से पढ़ लें, जो फ्रेशर्स हैं बाद में देखेंगे इनको। चलिए, आज हमारे पास आर्टिकल्स काफ़ी सारे हैं काम के, गिव मी अ मिनट। ये वही एससीओ को, एक जो चीज़ न्यूज़ में एक बार चलती है ना, ये इंडियन एक्सप्रेस को कई कई दिन खींचता है। इसलिए आप प्लीज़ मिस मत किया कीजिए इंडियन एक्सप्रेस को, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया ना तो फिर ये आपकी कनेक्टिविटी टूट जाएगी, क्योंकि अभी इन आर्टिकल में हम देखेंगे ना, कई पॉइंट्स आएंगे जो मैं आपको कहूंगा कि मैंने कल बताए थे, परसों बताए थे, तो फिर आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको बताया था इंडिया वॉज अपोज टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्यों? क्योंकि ये पीओके से निकलता है एंड इट वायलेट आवर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था। उसके बाद अब ये जो हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसकी मीटिंग, तो दिल्ली डिक्लेरेशन में उन्होंने क्या कहा है, टू प्रमोट लोकल करेंसीज फॉर इंट्रा एससीओ ट्रेड, यानी कि एससीओ के जो मेंबर्स हैं ये पूरे, ऊपर रशिया, इधर चाइना, यहाँ पे पाकिस्तान, ईरान और हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये पांचों ये क्या कह रहे हैं कि अभी देखिए सारा ट्रेड होता है डॉलर के टर्म में, हम कुछ बेचेंगे किसी को तो डॉलर में पेमेंट होती है, किसी से हम कुछ खरीदेंगे तो हम उनको डॉलर में पे करते हैं। ये कह रहे हैं यार, अगर हम डॉलर पे अपना रिलायंस कम करना चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं, एक दूसरे की लोकल करेंसी में ट्रेड कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने अगर रशिया से ऑयल खरीदा तो हम आपको रुपये में पे कर देते हैं,
ठीक है। हमने आपसे डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदी आपसे कुछ, रशिया से कोई वेपन खरीदे तो आप रुपी ले लीजिए, ओके, या हम आपसे ऑयल भी खरीद रहे हैं तो आप रुपी ले लीजिए, और बदले में कल को आप हमसे सपोज कोई वीट खरीदते हैं, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप हमें हमारी करेंसी में पे कर देना, हम आपको आपकी करेंसी में पे कर देते हैं। ठीक है, ये होता है लोकल करेंसी में ट्रेड करना। ठीक है, डॉलर का रिलायंस कम करने के लिए। तो इसको लेके इन लोगों ने कहा है कि यार हम लोग ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं, बट अभी तक इंडिया श्योर नहीं है कि उसे करना है या नहीं करना है, क्योंकि यार पाकिस्तान रुपया की वैल्यू है नहीं, हम उससे लेके करेंगे क्या। ठीक है, वो वाली बात है। और सबकी करेंसी की इंपॉर्टेंस अलग अलग है। आज चाइना की करेंसी लगभग हर कंट्री एक्सेप्ट करने को तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि उसको भी चाइना के साथ ट्रेड करना ही पड़ेगा। तो हमारी करेंसी यानी आप कह सकते हैं कि हमारे रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन उतना हुआ नहीं है कि दूसरे कंट्री एग्री करें। और खैर, लेकिन अगर ऐसी ऐसा कोई ट्राई करता है तो इंडिया को जरूर उसका पार्ट होना चाहिए। नो, फिर आती बात टेररिज्म की, तो बीजिंग रिपीटेड ब्लॉकिंग ऑफ प्रपोजल इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू डेजिग्नेट सीनियर मेंबर ऑफ एलईटी एंड जैश ए मोहम्मद। अब देखिए, इनके जो आतंकवादी है ना, इन दो ग्रुप के, लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद के, तो उनके आतंकवादियों को जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अपनी एक लिस्ट बनाता है टेररिस्ट की, तो उसमें जब इंक्लूड करने की बात करती है तो चाइना को ब्लॉक कर देता है। और मैंने आपको बताया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी फैसले होते हैं वो पूरे P5 मेंबर के कंसेंसस से ही होते हैं। अगर एक भी मेंबर अगेंस्ट चला जाए तो वो चीज़ नहीं हो पाती। तो चाइना ने इनकी लिस्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में रोक रखी है कई टाइम से। ठीक है, लेकिन अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि चलिए हम लोग खुद एक लिस्ट बनाएंगे, यूनिफाइड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो ना इस चीज पे। एक तरफ तो चाइना टेररिस्ट को लिस्ट होने से रोक रहा है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि चलिए अब हमारा एससीओ खुद लिस्ट बनाएगा एक मिलके, कॉमन लिस्ट इन आतंकवादियों की। ठीक, नाउ अब ईरान ने ज्वाइन कर लिया है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, अगर आप इसमें ग्रुप में अगर सारी कंट्रीज देखें ना, तो इंडिया इज मोस्ट क्लोजली अलाइन टू यूएस। क्यों? क्योंकि यूएस का पंगा ईरान के साथ भी चलता है। ठीक है, उसने तो काफी सैंक्शन भी लगा रखे हैं। रशिया के साथ भी यूएस के रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, एंड सेम विद चाइना के साथ। मतलब कम से कम इकोनॉमिक फ्रंट पे तो चाइना के साथ यूएसए के रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं है। ठीक है, और ये जो 5 कंट्रीज हैं, ये ऑलरेडी रशिया का बैकयार्ड मानी जाती हैं डिफेंस के मैटर में, क्योंकि यूएसए साथ की पार्ट थी। चाइना का यहाँ इकोनॉमिक डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस पूरे ग्रुप में सिर्फ एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो शायद अपने आप को थोड़ा आइसोलेटेड फील करता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूएसए के क्लोज जा रहा है इधर आने के। रशिया चाइना आर इन टाइट एम्ब्रेस एम्ब्रेस ओके, एक दूसरे से चिपके हुए हैं बहुत। चाइनीज आर एक्सपेंडिंग देयर फुटप्रिंट इन सेंट्रल एशिया थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नो थम्स अप फॉर बीआरआई फ्रॉम ऑल सेंट्रल एशियन, सभी ने बीआरआई ज्वाइन किया है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। Tehran has drawn strategically closer to Beijing in recent year। ये चाइना एंड ईरान ने 25 ईयर्स का स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया था। ठीक है, इसके अंतर्गत करीब करीब $45 बिलियन कुछ इन्वेस्ट करेगा चाइना ईरान में। ये जो स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन हुआ है ना, तो चाइना ईरान भी बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। ठीक है, और जबकि अब इंडिया का बिहेवियर देखिए कि हम लोग यूएसए के मना करने के बाद भी रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते रहे यूक्रेन इन्वेशन होने के बाद। लेकिन सेम चीज हम ईरान के साथ नहीं कर पाए थे। जब यूएस ने ईरान पे सैंक्शन लगाए थे, तब ईरान हमारा सबसे ज्यादा बड़ा ऑयल सप्लायर हुआ करता था, सबसे ज्यादा ऑयल खरीदते थे हम ईरान से। लेकिन यूएसए सैंक्शन के बाद हमने ऑयल खरीदना बंद कर दिया ईरान से। ठीक है, तो जब आप रशिया के केस में आप अड़ सकते हो कि नहीं हम तो खरीदेंगे, हमें जरूरत है, तो ईरान के केस में भी हमें उतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना था यूएसए के अगेंस्ट कि आपके उनके साथ रिलेशन खराब है, हमारे नहीं। और अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ हुआ नहीं है कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाया हो। तो आपके सैंक्शन हम फॉलो नहीं कर सकते। हमें ऑयल की जरूरत है, क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी इंपोर्ट डिपेंडेंट है ऑयल पे, हमारे पास नहीं है कोई रिजर्व ऑयल की। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया का थोड़ा सा फेलियर हुआ था। उसके बाद यही डिप्लोमेसी होती है ना, तो वही यही कह रहा है कि डिप्लोमेसी इज अबाउट टू बी एबल टू नेविगेट डिफिकल्ट ग्राउंड एंड मैनेज डिफरेंसेस। ओके, सो ये था इस आर्टिकल का पार्ट। फर्स्ट वाला आर्टिकल हमारे काम का है नहीं, सेकंड वाला है। यहाँ पर रशिया और इनके साथ यूएसए के साथ इंडिया कैसे डील कर रहा है वो बताया। तो देखिए, न्यू डील्स ऑन टेक्नोलॉजीज एंड इन्वेस्टमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यानी कि हम यूएसए के साथ डील कर रहे हैं, हम उनके साथ डिफेंस डील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने बहुत सारे एग्रीमेंट करे थे। हमने लिमोआ किया था, ठीक है, हमने कॉमकासा किया है इनके साथ, काफी काफी सारे एग्रीमेंट किए हमने। इनकी प्राइवेट कंपनीज के साथ हमने एंडेवर किए हैं। ठीक है, जॉइंट कोलैबोरेशन कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए।
ठीक है, हम इनसे वेपन्स बाय कर रहे हैं, अभी ड्रोन्स की हमने डील की है इनके साथ, ठीक है। तो यूएसए के साथ देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सब पढ़े होंगे, ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट है यूएसए इंडिया के बीच, डेमोवा, कॉमकासा, ठीक है, पैका, बहुत कुछ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए इंडिया यूएस रिलेशन, क्योंकि हर चीज़ न्यूज़पेपर के साथ कराना पॉसिबल नहीं है ना। ऑलराइट, तो ये कह रहा है कि आप टेक्नोलॉजी से इन्वेस्टमेंट इन सब पे डील कीजिए, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। क्यों? क्योंकि अभी यूएस कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि इंडिया को नाटो प्लस ग्रुप में ज्वाइन करिए, ठीक है। कांग्रेस कमेटी ने रेकमेंड किया था कि इंडिया को इसका पार्ट बनाना है, हालांकि अभी तक इंडिया ने ऐसा कोई ज्यादा इंटरेस्ट शो किया नहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देने हो आपके अपने मेन्स आंसर में, तो एमओयू साइन हुआ है बिटवीन जनरल इलेक्ट्रिक एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड on joint production of F414 engine for Tejas Mark II fighter jets is the most significant outcome of PM Modi visit. Increasing US readiness to share defense technologies with India, though the deal is yet to receive approval from US Congress. यूएस में ये होता है कि अगर आपने कोई डील साइन कर भी ली है ना, इवन किसी प्राइवेट कंपनी के साथ भी, तो भी वहां की कांग्रेस पहले अप्रूव करेगी कि ये टेक्नोलॉजी सामने वाली कंट्री से शेयर कर सकती है हमारी प्राइवेट कंपनी से या नहीं। तो अभी तक यूएस कांग्रेस ने ऐसा कोई अप्रूवल दिया नहीं है, बाकी दे देगा वो अलग बात है। एंड एग्जैक्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज नॉट स्पेसिफाइड, कि आप किस लेवल तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे। एक होता है कि आप पूरा 100% की चीजें सारी सारी ये लीजिए, पूरा सीख लीजिए कैसे बनाना है, खुद बना लेना। एक होता है कि हम 70% तक की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, बाकी 30% तो आपको हमसे बनी बनाई खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। ये होता है। उसके बाद इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू प्रोक्योर MQ-9B ड्रोन्स इन केस ऑफ पॉइंट, मैंने आपको बताया ड्रोन्स खरीद रहे हैं मुझसे, दैट इट एनविसेज इंडिया एज ए हब फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ यूएस एयरक्राफ्ट एंड शिप। देखिए एक कंसेप्ट होता है M&R, मतलब मेंटेनेंस रिपेयर। अब सोचिए कि कोई फाइटर जेट्स हैं यूएसए के, जो पूरे वर्ल्ड ओवर उसमें कई कंट्रीज को सेल किए हैं, सपोज अलग अलग वियतनाम को किए, जापान को किए, कोरिया को किए, ऑस्ट्रेलिया को किए, पूरे यूरोपियन कंट्रीज को किया, बहुत सारी कंट्रीज को। अब सपोज आप मान लीजिए कहीं ऑलरेडी करीब 900 फाइटर प्लेन्स अलग अलग जगह सेल हुए हैं, लेकिन अगर हम इसको अपना अब इन प्लेन्स को मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की जरूरत तो पड़ेगी ना विद टाइम, ऑब्वियसली पड़ती है, क्योंकि इनकी शेल लाइफ भी बहुत लंबी होती है, 20-20, 30-30 साल ये काम करेंगे। तो हम चाहते हैं कम से कम ये मेंटेनेंस रिपेयरिंग का भी हब बनाए, ताकि इनमें जो भी रिपेयर का वर्क होगा उसके लिए उनको इंडिया आना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंपनी ने इनको ये बनाया होगा वो लग जाती है अब अगले और एडवांस वर्जन बनाने में, वो ये काम नहीं करती, वो आउटसोर्स कर देती है कि चलिए इंडिया में एक आप लोग इंडियंस को टेक्नोलॉजी दे दो ये वाली, इनमें मेंटेनेंस रिपेयरिंग वगैरह ही करते रहेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट होता है कि आप अपनी कंट्री को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना सकते तो कम से कम मेंटेनेंस एंड रिपेयर हब बना लीजिए, क्योंकि इससे ये जब आप करेंगे तो इससे भी आपको काफी सारा रेवेन्यू आपके देश में आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट लिमोया एग्रीमेंट साइंड इन 2016। इसका मतलब ये था कि हमारे जो नेवल बेस है, सपोज कीजिए हमारा कोचिन पोर्ट है, तो वहां पे यूएस नेवी या उनके जो शिप्स हैं वो आ सकें, लॉजिस्टिक एक्सचेंज कर सकें, जैसे उनको फ्यूल की जरूरत है दे दो, ठीक है, वो आके रेस्ट कर सकें यहाँ, इस तरीके से हम उनके पोर्ट पे जाएं, हमारी शिप्स को वो रेस्ट और लॉजिस्टिक्स मिल सकें। तो ये एक्सचेंज किया था हमने, ठीक है, डेमोआ। ऐसी एग्रीमेंट हम रशिया के साथ भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहता है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन ये 2018 से इस पर चर्चा चल रही है, बट अभी हो नहीं पाया। अब इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि रशिया उलझा हुआ यूक्रेन वॉर में, उसके नेवल शिप कहाँ इंडियन ओशन की तरफ आते हैं, अभी वो वैसे भी नहीं आते हैं। बट यूएसए आता रहता है क्योंकि इंडिया के नीचे एक जगह है मॉलडीव्स के और नीचे जाके देगो गार्शिया करके, वो यूएसए का बेस है, ठीक है। नाउ Lemo Agreement 2016 that allowed Indian and US navies to utilize each other military facilities for refueling and refurbishment. Moscow could not sign a similar deal with India, which is on table since 2018. Now, US seeking to involve India in anti-Chinese initiatives expects Indian government to halt its increase in import of Russian oil and shut the door on technology re-export. तो हम वो चाहता था कि इंडिया ऑयल ना खरीदे रशिया से, बट हम खरीदते रहे। और ये टेक्नोलॉजी री एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि जैसे हमने रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, ठीक है, हम दोनों ने बनाई है मिलके, तो फिर इसको हम लोग बनाने के बाद री एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसे वियतनाम ने कहा हम खरीदना चाहते हैं, फिलीपींस ने कहा हम खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो री एक्सपोर्ट है ना, ये यूएसए नहीं चाहता कि इंडिया करे, बट इंडिया अपनी स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी मेंटेन किया हुआ है कि हम आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ये चापलूस नहीं बन सकते। Now India's decision to join Artemis Accord and the agreement between NASA and Artemis, I hope आपको पता हो क्या है।
अगर नहीं पता तो इंसान को फिर से चांद पे उतारने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है इंडिया, लेकिन देखिए अब हम आर्टेमिस ज्वाइन किया हमने, मतलब यूएसए के साथ तो हम एंगेज हो ही रहे हैं, लेकिन हमारे कॉस्मोनॉट्स ने ट्रेनिंग ली थी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर नियर मॉस्को, क्योंकि आपको पता है ना इंडिया भी अपने इंसान भेजना चाहता है स्पेस में, तो उसके लिए ट्रेनिंग रशिया में ली है, तो हम दोनों से एंगेज करके चल रहे हैं बराबर। ठीक है, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट स्पेस प्रोजेक्ट्स। ना ये जो पूरा पैराग्राफ है ना इसको पूरा पढ़ना आप, ठीक है, ये अच्छा दिया है इसने। India is not turning away from Russia, but it is set to deepen its partnership with US in areas where Moscow can no longer take the lead. Alright? ये इस तरह के कंक्लूसिव स्टेटमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए पहले से, एग्जाम हॉल में सोचने का टाइम नहीं होगा। चलिए ये ग्रेविटेशनल वेव पे हम काफी बात कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, सब वही चीजें। फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव कब हुई? 2016 में। एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी क्या थी? थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। ठीक है, उसने क्या कहा था कि स्पेस इटसेल्फ वुड बी स्ट्रेच्ड एंड कंप्रेस्ड रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। तो इसने एक नई विंडो ओपन की कि आप स्पेस को और ज्यादा यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सको। ठीक है, फिर अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने अनाउंस किया डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव। 2017 में 2016 में जो हुई थी देवर हाई फ्रीक्वेंसी, अब जो डिटेक्ट हुई है वो लो फ्रीक्वेंसी है। तो इसने फर्दर इस विंडो को एक्सपेंड किया है कि आप कितना अच्छे से और एक्सप्लोर कर सकते हो यूनिवर्स को। नाउ ग्रेविटेशनल वेव्स वर फर्स्ट डिटेक्टेड बाय LIGO। ठीक है, शॉर्ट हाई फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव बर्स्ट इन्होंने ऑब्जर्व किया है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स आर थॉट टू बी ए रिजल्ट ऑफ कोलिशन ऑफ ब्लैक होल्स, जो पहले डिटेक्ट हुई थी 2016 में, वो दो ब्लैक होल के मर्ज होने से ही हुई थी, एज वेल एज ऑफ न्यूट्रॉन। और ब्लैक होल एंड न्यूट्रॉन्स होते क्या हैं? दे आर स्टेलर रेमनेंट्स ऑफ स्टार्स विच हैव एग्जॉस्टेड देयर न्यूक्लियर फ्यूल, यानी कि जो ऑलमोस्ट मर रहे होते हैं। बाकी का वो सब डीप टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वो हमारे काम का नहीं है एग्जाम के लिए। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। अब इसमें आप रिलेट कर सकते हैं कि मैंने जो आपको पिछले 2-3 वीडियोस में भी जो कराया था ना, वो सब इसी से रिलेटेड था, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? उसकी मैन पावर। ठीक है, लेकिन हमने मैंने कल ये आपको बताया था कि हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है, एंड इनफैक्ट जो हमारी विमेन है उनका तो और ही ज़्यादा कम है, हार्डली कहीं 27% है। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि आपकी यूथ पॉपुलेशन बहुत है, बट यू नीड टू इम्प्रूव आर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बाय इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ आर लेबर फोर्स थ्रू लार्ज स्केल स्किलिंग। ठीक है, क्योंकि अब स्किल्स की बात इसलिए आ रही है क्योंकि टाइम आ गया है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ओके 3D प्रिंटिंग का। ठीक है, उसके बाद मशीन लर्निंग वगैरह का। तो आप इस लेवल की स्किल अपने लोगों को प्रोवाइड कीजिए, तब जाके उनको ढंग के एम्प्लॉयमेंट मिल पाएंगे, वरना वो डिलीवरी बॉय बनकर ही घूमते रहेंगे। ऑलराइट, नाउ वी नीड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ हु एंटर द जॉब मार्केट एवरी ईयर। इंडिया की एवरेज एज क्या है? 29 ईयर, जबकि चाइना की देखिए आप 38 ईयर, तो हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा यंग है। Now, working age population is rising and the old age dependency ratio is coming down. Now, अब इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? तो वी नीड टू फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। 10% एवरेज एनुअल ग्रोथ चाइना ने 40 साल तक लगातार मेंटेन की, तब जाके आज वो इतना रिच बना है कि वो हमसे 4 टाइम्स आगे। देखिए यहाँ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग का मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ। होता क्या था, मैं चेन्नई के पास एक जगह थी जहाँ पे अगरबत्ती बनाते थे। ठीक है, अब हुआ क्या, मलेशिया से कुछ लोग आए, वो सीख के गए यहाँ से अगरबत्ती बनाना। वहां जाके उन्होंने इतनी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जिसमें 40,000 लोग काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अगरबत्ती ही बना रहे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव। ठीक है, ये काम मशीन से भी हो सकता है बहुत जल्दी, बट क्या है कि अगर सब कुछ मशीन पर आ गया तो लोगों को रोजगार कैसे दोगे? और लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा तो मार्केट में शॉपिंग कौन करेगा? मार्केट में डिमांड कैसे जनरेट होगी चीजों की? मशीन तो नहीं शॉपिंग कर सकती ना, इसलिए एम्प्लॉयमेंट देना भी जरूरी है। और अब ये मास प्रोडक्शन इस लेवल का किया उन्होंने कि आज वही हमारे इंडिया को सबसे ज्यादा अगरबत्ती एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे यहाँ आए, सीखे, गए, बनाए और हमें ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अगरबत्ती का, ऐसे बहुत कुछ हुआ इंडिया के साथ। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हमारी जो टैक्स पॉलिसी कुछ ऐसी है कि हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है ना, वो स्मॉल ही बने रहना चाहती है वो टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। अगर वो बड़ी बन जाएगी कि वो 1,000 से ऊपर एम्प्लॉय रख ले वर्कर, ठीक है, तो फिर वो स्मॉल से निकल के दूसरी कैटेगरी में चली जाती है, मीडियम, लार्ज, और फिर उनको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है ना, उसको मॉडिफाई करना जरूरी है, जो प्रमोट करे कि आप बड़े बनिए, आप लार्ज की तरफ जाइए। ऑलराइट, तो वही यहाँ पे वो कह रहा है कि आप लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कीजिए। We need to shift 45% of labor force engaged in agriculture with low or negligible labor productivity. अब इसी के साथ एक टर्म आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये होता है कि यार देखिए खेत है छोटा सा 1 एकड़ का, उसमें 7 लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी सपोज एक्स टन हो रही है, लेकिन अगर साथ ही अगर 3 लोग भी काम कर रहे होते ना तो प्रोडक्टिविटी उतनी ही होती, एक्स 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 टन। ओके, तो ये जो 4 एक्स्ट्रा लोग थे ना, दे वर लाइक काइंड ऑफ डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। हाँ भाई काम तो कर रहे हैं बट कोई मतलब नहीं है तुम्हारे काम का, तुम्हारे खेत से प्रोडक्टिविटी उतनी हो रही है, जितने 3 लोग कर सकते थे उतनी ही 7 लोग कर रहे हैं, तो बाकी 4 लोगों को आप निकाल के कहीं और एंगेज कीजिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में ले जाइए, सर्विस सेक्टर में ले जाइए, ये कहना चाह रहा है आर्टिकल। ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट याद रखिए। चलिए, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी लेबर फोर्स में लिमिटेड एजुकेशन है, तो आप हाईटेक जॉब में नहीं भेज सकते ना सबको। कई बच्चे हैं ड्रॉप आउट मार जाते हैं, आपने देखा होगा क्लास 8 के आसपास बहुत बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो वो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में ही जा सकते हैं, या सर्विस सेक्टर जैसे रेस्टोरेंट है, होटल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, केयर गिविंग, यानी कि घरों में नौकर बनना वो सब। ठीक है, तो आप केयर टेकर इस टाइप की जॉब दे सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको जरूरत है पहले तो अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए। ठीक है, रोडवेज, पोर्ट्स, हाईवेज, रिड्यूस ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसका मतलब है लॉजिस्टिक कॉस्ट, मतलब कोई सामान अगर दिल्ली में बना तो उसको गुजरात के सपोज कांडला पोर्ट तक पहुंचने में कितना टाइम और कितनी कॉस्ट लगेगी, वो बहुत हाई है। हमारे यहाँ इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हाई है। उसके बाद ट्रेड फैसिलिटेशन, बेटर आईपीआर इकोसिस्टम, यूएस एक्यूज करता रहता है कि इंडिया में आईपीआर यानी पेटेंट का वायलेशन बहुत होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारे यहाँ आप फैक्ट्री खोलने जाइए उसके पहले आपको इतने फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, इतनी जगह ऑफिसों में जाना पड़ता है कि इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। एक छोटी सी फैक्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने में बहुत परेशानी आती है। ये हालात है हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के। लेबर लॉस को रैशनलाइज कीजिए। ठीक है, बंगाल सबसे बड़ा हब हुआ करता था इंडस्ट्रीज का एक जमाने में, वहां पे लेबर ने इतना स्ट्राइक किया कि सारी कंपनीज मूव आउट कर गई, हमें नहीं करना यहाँ पे काम। ओके, तो लेबर लॉस में रिफॉर्म किया जाए। एमएसएमईज आर दी बैकबोन ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग, मैंने आपको वो एक डेटा भी दिया था उस दिन कि हमारे इंडिया से जितना एक्सपोर्ट होता है उसका करीब 40% मैन्युफैक्चरिंग, 40% एक्सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री से होता है। लेकिन जब नोटबंदी हुई थी ना तब करीब करीब साढ़े, मैं अपना डेटा नहीं दे रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा दे रहा हूँ, 6.5 करोड़ एमएसएमई बंद हो गई थी, कि छोटी इंडस्ट्री। अब अगर आप मानिए कि इनमें ऑन एन एवरेज 2 से 3 बंदे भी काम कर रहे थे, तो सीधे सीधे 12 से लेके 18 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे नोटबंदी के टाइम। ठीक है, तो इसलिए एमएसएमई आप देखिए, अब ये 18 करोड़, आप कभी सोच सकते हैं कि सिर्फ बड़ी बड़ी एमएनसीज 18 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय कर सके? नहीं कर सकती। छोटे छोटे शहरों में, गाँव में, छोटे से इंडस्ट्रियल टाउन्स में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ना, वो बड़ी एमएनसीज नहीं कर सकती, और वो करेंगी भी तो उतना लो लेवल का नहीं करती है कि लो स्किल वाले लोग कर सकें। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो एमएसएमईज को प्रमोट करना। ठीक है, एक्सपोर्ट तो करती हैं इतना ज़्यादा, लेकिन साथ साथ इतने करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती है। ऑलराइट, चलिए नाउ इसके अलावा और क्या करना है हमें? इंप्रूविंग कॉम्पिटिटिवनेस, अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी क्वालिटी के। अब हमारे यहाँ अगर अच्छी क्वालिटी के फ़ोन बनेंगे तब जाके वो एक्सपोर्ट हो पाएंगे ना, बाहर सेल होंगे, वरना वो कौन खरीदेगा हमारे यहाँ के बने हुए लावा फोन्स। अचीविंग स्केल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी अपग्रेड एंड ब्रांडिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ लार्जर सप्लाई चेन एंड ग्लोबल वैल्यू चेन, मतलब हमें ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना है। यानी कि अगर सपोज कीजिए जैसे एप्पल है, उसकी जो कोडिंग चिप और ये सब बनती है, ये सब कहाँ होती है? ये सब यूएसए में हो जाती है। फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग होने कहाँ जाता है? चाइना में असेंबल होने। ठीक है, उसके अलावा वियतनाम जैसे देशों में जाता है। ठीक है, अब तो इंडिया में भी काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुल चुकी है। तो ये एक वैल्यू चेन होती है, कुछ पार्ट्स यहाँ बने, कुछ पार्ट्स यहाँ बने, फिर कुछ पार्ट्स यहाँ बने, सर्विस सेंटर इंडिया में खोल दिया जाता है, आपको कोई दिक्कत हो तो सर्विस हमने प्रोवाइड कर दी। तो इसे कहते हैं पूरी वैल्यू चेन। सिमिलरली किसी एक देश में कॉटन हुआ, ठीक है, वो यान में कन्वर्ट हुआ, किसी छोटे देश गया लाइक बांग्लादेश, वहां पे जाके कपड़े में कनेक्ट हो गया, फिर जाके यूएसए के मार्केट में सेल हो गया। इसे कहते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट होना। चलिए, इसके अलावा हमें अपनी यूथ के लिए क्या करना चाहिए? स्किलिंग, रीस्किलिंग, अप स्किलिंग, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं हम लोग काफी सारे, जैसे कौशल विकास योजना, अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अप्रेंटिसशिप का मतलब ये होता है जैसे आप कॉलेज से पास आउट हुए तो आपको किसी कंपनी ने कहा कि चलिए हम अप्रेंटिसशिप कराएंगे, आपको 10,000 रुपये स्टिपेंड भी देंगे और काम सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब वो अगर उनको लगेगा कि हमें जरूरत है आपकी और आपने अच्छा सीखा है तो वो आपको रख लेते हैं अपने यहाँ, या फिर अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट देके भेज देते हैं, ताकि आप दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकें कि मैंने इस कंपनी में इतने महीने काम करके सीखा है। Okay, that is apprenticeship. Then 93% of the employment in India is absorbed by unorganized sector, जो कि underpaid job। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर आई होप आपको पता हो, अब तक बच्चों वाली चीजें एनसीईआरटी में भी दी हुई है।
ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की गई। इंडिया इज ए फार्मास्यूटिकल जायंट, $50 बिलियन इंडस्ट्री, ग्लोबल लीडर इन वैक्सीन, 60% ऑफ डीपीटी, बीसीजी एंड मीसल्स वैक्सीन हमारे यहाँ बनती हैं। लेकिन हमें इनका एक्सेस और क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। इनके प्राइस को अफोर्डेबल बनाना होगा बाय द गवर्नमेंट, और इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए ही इनने लॉन्च किया था भारतीय जन औषधि परियोजना। लेकिन इसके रिव्यूज काफी बुरे हैं। अगर मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल बताऊं तो इवन लड़कियों के सैनिटरी पैड्स भी वहां से कहीं और बेच दिए जाते हैं, डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। फिर जब वो वहाँ, मैं पुअर गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, जब वो लेने जाती हैं वहाँ पे स्पेशली ट्राइबल ब्लॉक्स में, तो नॉट अवेलेबल बोल के बंद कर दिया जाता है। ठीक है। तो सिर्फ स्कीम्स लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट बहुत जरूरी है। नहीं, नो, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में अगर आप जाते हो तो हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मैंने कल भी आपको बताया था दिल्ली का एग्जांपल। जैसे यहाँ पर कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, ठीक है। आपको फीवर आ जाए, आप चले जाइए मोहल्ला क्लिनिक में, वो आपको टच भी नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं, वो आपको सिर्फ पैरासीटामोल दे देगा और एक ओआरएस दे देगा और घर भेज देगा। अब चाहे आपका बुखार जाए ना जाए, डजेंट मैटर। अल्टीमेटली फिर आपको प्राइवेट क्लिनिक ही जाना पड़ता है, जहाँ पे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाता है। ये मैं रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और कल भी मैंने आपको बताया था, चाहे केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सब अपने ट्रीटमेंट मैक्स हॉस्पिटल और बीएलके में कराते हैं। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं करा रहा है, बट वो ढिंडोरा पीटते हैं, हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल्स बना दिए, हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बना दिए। ये सिर्फ क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं है, ये अब ये एथिक्स की बात है कि आप कहते कुछ और हैं लेकिन आप करते कुछ और हैं। चलिए, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी होंगी, तो इसी के लिए समग्र शिक्षा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन देना होगा स्कूल के हर लेवल पे। स्कूल्स, लेकिन मैंने आपको भी थोड़े दिन पहले एक आईएएस का वो बताया था ना, एक आईएएस ऑफिसर का, जिसने कहा था ट्राइबल स्कूल के हाल बहुत बुरे हैं। ठीक है। स्कूल ढंग के नहीं है, अथॉरिटीज बीइंग रिलक्टेंट टू ड्राइव चेंज एंड स्टूडेंट सफरिंग। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे बहुत सी स्कीम्स चल रही हैं लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, बट अभी तक ऐसा कोई ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। ऑलराइट, सो दैट वाज इट। यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा, डब्ल्यूएमओ रिपोर्ट निकालता है, एनुअल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। बस। डेटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क की बात है तो जब आएगा तब देखेंगे, अभी बना नहीं है। तो यहाँ पे एक बात बता देता हूँ लेकिन मैं, कि ये डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा, ये पर्सनल डेटा की बात है, हाँ। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसके साथ साथ 3 बिल्स और लाए जाएंगे। हम्म, हाँ, ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, डिजिटल इंडिया बिल, इसके अंदर ही हैं ये चारों, ठीक है, डिजिटल इंडिया बिल के अंदर ही। ये सक्सीड करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को, इन इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल एंड पॉलिसी फॉर नॉन पर्सनल डेटा। ठीक है, तो ये 4 बिल्स लाए जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो चारों बिल एक साथ आ रहे हैं, तो जब आएंगे तब हम देख लेंगे। अ, अब यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करना, आपको सिर्फ इतना जानना है कि दो तरह के ये वायरसेस ने इम्पैक्ट किया है इस बार। वायरस, दो तरह के वायरसेस ने इम्पैक्ट किया है, और एक है क्यूकम्बर मोसाइक वायरस एंड टोमेटो मोसाइक वायरस। बस इतना ही जानना, ठीक है। यूट्यूब पे कोई आपका टाइम वेस्ट करे जबरदस्ती इन छोटी छोटी चीज़ों पे लंबे वीडियो बना के, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। उनका काम है लंबे वीडियो बनाना, आपका काम है अपना टाइम बचाना। आईएईए, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टैटिक नोट से पढ़ लेना पूरा डिटेल में। इसके अलावा और तो ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे आ जाइए। देखिए, पीछे भी मैंने आपको कहा था ना, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, ये करना है हमें, कि दूसरी कंट्री से हम रुपी में ट्रेड कर सकें। तो होता क्या है कि आईएमएफ का ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं ना, मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है कि ब्रेटन वुड्स और कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां से निकले थे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इन्हें ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो आईएमएफ क्या करता है, ये एक बास्केट मेंटेन करके रखता है, एसडीआर। इस बास्केट, एक बकेट समझो, उसमें होती है 5 करेंसी, डॉलर, यूके का पाउंड, यूरो, यूरोप की करेंसी, चाइनीज रेनमिनबी एंड जापानीज येन। ये 5 करेंसी को मिलके एसडीआर बनती है। हम चाहते हैं कि हमारी इंडियन रुपी भी इसमें इंक्लूड हो जाए, ठीक है, लेकिन अभी तक इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए ज़रूरी होता है कि दूसरी कंट्रीज आपके साथ आपकी करेंसी में ट्रेड करने को तैयार हैं या नहीं। तो भूटान हमारे साथ रुपी में ट्रेड करता है, नेपाल करता है, और अब तो श्रीलंका ने भी कहा है कि वी विल इंक्लूड रुपी एज ए डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी। ओके,
तो दिस ऑगर्स वेल फॉर इंक्रीमेंटल इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ आर डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। SDR is the international reserve asset created by IMF. Value of SDR is based on 5 currencies: US dollar, euro, Chinese renminbi, Japanese yen and British pound. Clear? इसके अलावा और तो कुछ इसमें खास नहीं दिख रहा है। Alright, I think that's it for today. Yeah. ये इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम बार बार आती है और मैं आपको कह चुका हूँ इसको पढ़ लेना नोट से, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। Alright, so that's it. अब देखिए यार, प्लीज आप लोग ना कमेंट करके मुझे कम से कम इतना बताइए कि आपको कोई कमी लग रही है अगर इसमें, या कोई और चीज आप जो चाहते हैं इम्प्रूव हो तो मुझे बताइए। इट शुड नॉट बी वन वे कम्युनिकेशन ना, मुझे एटलीस्ट आपकी फीडबैक की जरूरत तो होती है। तो आज हम लोग करेंगे, और अपना जो दूसरा हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है हम उसमें आज करेंगे कुछ एमसीक्यूज, जो हमने साउथ इंडियन डायनेस्टी सारी पढ़ी है ना, उन पे भी हम कुछ 50, 60, 50, 60 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एंड उसमें जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी आप नोट कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपने 100 नोट्स नहीं बनाए हैं जो वीडियोस हमने किए हैं तो प्लीज़ बना लीजिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी। ऑलराइट, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। दैट्स इट, थैंक यू।